बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक भारत हालिया तनाव के बाद, हालिया जंग के बाद अब नए मंजरनामे जन्म ले रहे हैं और उस नए मंजरनामे के जो बहुत सारे सवाल आते हैं उनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे मासिस में हम देख रहे हैं, अभी भी ये सवाल है कि क्या ये अमन देरपा होगा, क्या ये अमन मुस्तहकम होगा, क्या दोबारा अपनी खिफ़त मिटाने के लिए कोई शरारत तो नहीं होगी भारत की जानिब से, क्या दोबारा। हम ज़रा तज्ज़ियाकारों से पूछने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरी ज़ाती राय तो है, और अगेन ये भी कोई जज्बाती राय नहीं है कि ये नहीं होने वाला। मेरी अपनी राय में मुस्तक़बिल करीब में इसका इम्कान नहीं है, गैब का इल्म अल्लाह के पास है, वी कैन ओनली गिव आवर एनालिसिस कि बिल्कुल इस तर्ज का जैसा एपिसोड अभी हुआ था वैसा एपिसोड हो जाए और सीज़ फायर की इस लेवल पे खिलाफ वर्जी हो जाए, जो कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, कर रहे हैं। ये ऐसा मामला हो चुका है कि जिसके बाद अब ये जुर्रत नहीं होगी। एंड आप ये भी देख लीजिए कि कितने सारे और नैरेटिव गलत साबित हुए हैं। जहाँ ये नैरेटिव उनका गलत साबित हुआ कि ये मुल्क तो आपस में बटा हुआ है, इनके लोग और इनकी फौजी साथ नहीं है, तो ये क्या मुकाबला करेंगे, गलत साबित हुआ। इनके लोगों के मुआशी मसाइल बहुत है, ये क्या मुकाबला करेंगे, गलत साबित हुआ। हमारी फौज बड़ी है, ये क्या मुकाबला, क्या गलत साबित हुआ। एयरफोर्स बड़ी है, क्या मुकाबला करेंगे, गलत साबित हुआ। वहीं पर यह भी बात गलत साबित हुई कि पाकिस्तान तो आइसोलेशन में और हमारे साथ तो जनाब इस वक्त पूरी दुनिया है और ये मामला है और ये मामला है, फलां मुल्क भी हमारे साथ है। बहुत बड़ी इसमें बातें हुई हैं। अमेरिका के सदर की जानिब से जितने भी बयान आए अमेरिका की जानिब से, चाहे वो सेक्रेटरी रूबियो का बयान आया हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का कल का बयान हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इज़हार ख्याल हो, सब में ये बात वाज़ेह है कि जैसे वो दो बराबर के ममालिक की बात कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान और इंडिया को ये बोला है, हमने पाकिस्तान और इंडिया को ये बोला है। यानी कहीं भी ये नहीं है कि आप पाकिस्तान को भी ये करना चाहिए, पाकिस्तान को दहशतगर्द के कैंप खत्म करने चाहिए, हमने पाकिस्तान से ये कहा है, लेकिन बिल्कुल बराबरी का मामला। हद तो ये हो गई कि वो मसला कश्मीर जिसके बारे में भारत जिसका नाम सुनने को तैयार नहीं था, वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में कहा कि हम चाहते हैं तमाम मसाइल बशमूल मसला कश्मीर में बात हो, यानी कि वो मसला भी दोबारा उजागर हो गया। और फिर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, तुर्की के सदर या और जगहों पर, चाइना, आज़रबाईजान, वहां पर किस तरह पाकिस्तान के हक में आवाज़ बुलंद हुई और भारत के हक में उस तरह की आवाज़ नहीं आई हमें। तो ये और नैरेटिव गलत साबित हुआ कि इंटरनेशनल फ्रंट पर पाकिस्तान अकेला है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुहाज में अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मामलात को बेहतर किया है। अब अगर हम अब से कुछ देर पहले की डेवलपमेंट पर आएँ तो आज के ये मनाजिर हैं कि जब अफवाज पाकिस्तान के सरबरा यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब वो खुद ड्राइव करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के साथ गए, एक अहम लोकेशन पर गए जिसके मनाजिर आप देख रहे हैं। और देखिए ये बहुत अहम है, ये जब हम अपनी सियासत पर बात कर रहे होंगे, हम अपनी मईशत पर बात कर रहे होंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर पर बात कर रहे होंगे, तो हम इस पर बात करेंगे कि जनाब इस वज़ीर आज़म की परफॉर्मेंस कैसी है और ये कितना अच्छा है, कितनी बुरी उनकी कारकर्दगी है, या जनाब रियासत से क्या शिकवे लोगों के हैं, नहीं है, सही है, गलत है। अभी जब हम इंडिया के लेंस से बात कर रहे हैं तो फिर मेरे लिए बस ये अहम है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर, ये मेरा आर्मी चीफ है, आप किधर भाई, ये इंडिया से मुखातिब हो। तो ये जब आपके तनाजुर में बात हो रही होगी, रिगार्डलेस उस वज़ीर आज़म का नाम क्या हो, रिगार्डलेस के आर्मी चीफ की पाकिस्तान से ज़्यादा अहम कुछ भी नहीं है, तो उस वक्त अपने वज़ीर आज़म की बात करेंगे, हम अपने आर्मी चीफ की बात करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। हम बाकी अपने मसाइल पे जब बात करेंगे तो हम उन पर तनकीद भी करेंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर जाना है। सो अ वेरी गुड विजुअल, आई वुड से गुड ऑप्टिक्स अगेन, यानी ये कि जिसमें लगे कि इस मुहाज पर बिल्कुल यकसुई है गवर्नमेंट में, अफवाज में और बाकी सब में भी। अच्छी बात है कि अफवाज के तर्जुमान ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो तमाम सियासी जमातों का बिला तखसीस उन्होंने कहा, यानी कि ज़ाहिर है इसमें तमाम जमातें शामिल हो गई, बशमूल पीटीआई, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये अच्छे विजुअल्स हैं, जब से कुछ देर पहले के विजुअल्स हैं। और वहाँ पर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब ने एक स्पीच की और नौजवान फौज के नौजवान, और उसमें नरेंद्र मोदी को कई हवालों से मुखातिब भी किया, और क्या कहा वो देखिएगा। 1971 की जंग में हिंदुस्तान से आपने इस जंग में बदला ले लिया और पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान की फौज एक जरी फौज है और इसको दुनिया की कोई ताकत, खुदा न खास्ता और शिकस्त तो दूर की बात है, उसका बाल भी नहीं उसका कर सकती। ये भाई लाइव आ रहे हैं जनाब। तो ये कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने। और जिस तरह मुझे भी लगता है कि अभी सबसे अहम मामला इंडस वाटर ट्रीटी है, क्योंकि और पाकिस्तान को अब जो असल जो जंग लड़नी है वो दो महाजों पर लड़नी है, एक मीडिया के महाज पर लड़नी है, और यहाँ मीडिया से मुराद सिर्फ ARY न्यूज़ नहीं है, मीडिया से मुराद सिर्फ जो है पाकिस्तान का मीडिया चैनल नहीं है, बल्कि आप सब है कि हमें अपने बयानिए को कि क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, हमने इसको आगे पहुंचाना है। क्योंकि सामने वाली पार्टी तो इतनी झूठी है कि वो तो कराची पे कब्जा करा देती है, लाहौर के पोर्ट पे कब्जा करा देती है, वो क्या कुछ नहीं बोलेंगे। तो हमने अपना सच इतना बोलना है कि हमारा सच जीते, ना कि उनका झूठ जीते। तो एक तो ये बहुत अहम बात है, ये है मेरे और आपके लिए। खवास का क्या काम है, हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत अच्छे खेलने अपने कार्ड्स, वाटर डिप्लोमेसी बहुत अच्छे तरीके से करनी है।
क्योंकि अगर ये कोई पानी का नलका नहीं है कि जिसको भारत बहाव मोड़ देगा और कल से हमारे पानी की कमी हो जाएगी। लेकिन ये इतना ज़रूरी है कि अगर आज भारत ने कोई सोच लिया है तो 10, 12, 15, 20 साल इसके असरात हमें नजर आएंगे और वो बहुत ख़तरनाक असरात होंगे। तो वाटर डिप्लोमेसी, अपना केस इंटरनेशनल फोरम पे सही तरीके से पेश करना, ये सब बहुत ज़्यादा अहम है। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस हवाले से और इस तनाजुर में भी बात की है पानी के हवाले से, और वो क्या कहा वो भी आप देखें। ये सुन मेरी बात कान खोल के कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। पानी का जो हमारा हक है वो ये कड़ियल, ये कौम के सजीले जवान वो अपनी बहादुरी और जुर्रत से और कुर्बानियों से वो पानी का हक पूरी तरह उसको रिट्रेट करेंगे और उसको मौजूद सूरत हाल में उसी तरह कायम रखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, इस अज़म का इरादा होना बहुत ज़रूरी है और इस पर बात होना बहुत ज़रूरी है, इस पर बैकडोर बात होना बहुत ज़रूरी है, इस पर आलमी हर फोरम पे खुलेआम बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अब असल जंग ये वाली है, असल मसला वो वाला है। आप मुखालिफ पार्टी से घटिया हरकत एक्सपेक्ट कर रहे कर सकते हैं, कर चुके हैं, देख चुके हैं, और फिर पानी रोकने से ज़्यादा घटिया हरकत तो क्या ही होगी। तो वो भी सारे मामला देखने की शर्म भी नहीं आ रही ये धमकियाँ देते हुए कि पानी रोक देंगे, ये कर देंगे और वो कर देंगे। बहरहाल आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर साहब को बड़े खुले अल्फाज में सराहा और कहा कि किस तरीके से ऑपरेशन में जो कुछ हुआ है इस जंग में उनका अहम तरीन कलीदी तरीन किरदार था। ये कहा शहबाज शरीफ साहब ने। इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की, इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से। मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूं, क्योंकि उन दिनों में दिन रात मेरी इनसे टेलीफोन पर और हमारी फेस टू फेस मुलाकात होती थी। और जिस हौसले के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं ये बिल्कुल। और इसी तरीके से जो फ़ज़ाइया का किरदार रहा कोई कमाल है, क्या ही बात है, तारीख रकम हुई। एयर चीफ भी खड़े थे साथ और उनको भी सराहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। एयर मार्शल ज़हीर बाबर ने ये मुझे बताया करते थे कि प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ मौकों पे कि प्राइम मिनिस्टर हमने ये इंटरवेंशन की है, ये टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, ये हमने साइबर की हमने कैपेबिलिटी हासिल कर ली, बताया करते थे। और मैं यकीनन उसको अप्रिशिएट करता था, लेकिन उसका अमली मुजाहरा जो इन्होंने 9 और 10 को जो किया है, ये सारी की सारी सूरत हाल जिस तरह मैंने कहा। अब ये सवालात जो हमने इब्तिदान जो डिस्कस किए उस पर हम ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की साबिक वज़ीर ख़ारजा रही, तो ज़ाहिर उमूर पे बहुत ज़्यादा महारत है और हम चाहेंगे कि ज़रा कुछ जो ये जो कुछ सवाल लोगों के जहनों में उनके ज़रा आसान अंदाज में उनसे जवाब लें। मैडम अस्सलाम वालेकुम। हिना रमानी खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक तो मुझे इसमें भी आपसे बात करनी है कि ये भी एक अफसोसनाक जो एक मैं क्या कहूँ, मतलब सान्हा हुआ है या पता नहीं, मतलब लोगों या लोगों की असलियत हमारे सामने आई कि हमने आपका भी वो इंटरेक्शन देखा इंटरनेशनल मीडिया पे, और वो किसी अर्नब गोस्वामी के साथ नहीं था। तो मुझे बड़ा ज़ाती तौर पे मुझे बहुत हैरत और बहुत तकलीफ है कि अगर इतने सिबरखादत जैसे सीनियर लोगों के साथ ये मामला हो गया है तो वहाँ हुआ क्या है सरहद के उस पार। ये बतौर सोसाइटी एक पूरा एक मामला ख़राब हो गया है या ये है कि उस पर बात करेंगे। पहले मुझे बताइए, यहाँ पर लोग बहुत ही हमसे सवाल करते हैं, हम तो अपने तौर पर जवाब देते हैं आमियाना सा, आप ज़रा आप एक अलग लेंस से सारी चीज़ें देखती हैं, तो आप बताइए कि जनाब क्या ये वाकई अब ये मामला थम गया है या किसी भी वक्त मामला दोबारा शुरू हो सकता है, क्या किसी भी वक्त मामला दोबारा वैसा ही हो सकता है जैसे मनाज़र हमने पिछले हफ्ते देखे। आपका क्या कहना है? आपको यू विल बी वेरी सरप्राइज, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि ऐसे मामला हमें मुस्तकबिल करीब में दोबारा देखने में आए? देखिए वसीम, सबसे पहले तो ये बात है कि इस सवाल का जवाब तो हम एक रैशनल लॉजिकल थिंकिंग माइंड के साथ ही दे सकते हैं। सही है। और अगर आपने इस सवाल का जवाब देना है तो आपकी इस तरह से नहीं होगी कि दूसरी तरफ जिनके साथ आप, जो आपके नेबर्स हैं, जिनके साथ आप दोस्ती करना चाहेंगे, नॉर्मलाइज करना चाहेंगे, लोगों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहेंगे, तो दूसरी तरफ भी लॉजिकल रैशनल लोग बैठे हुए हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा है। हाँ।
आई थिंक हमसे एक चीज तो हुई है पूरी, और सिर्फ हम पे नहीं हुई, पूरी दुनिया पे हुई है, वो ये है कि ये असम्पशन तकरीबन क्रैक कर गई है, और आज नहीं क्रैक की, आज तक 10 दिन पहले भी नहीं क्रैक की। ये असम्पशन फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया में चेंज ऑफ गवर्नमेंट जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की पहली गवर्नमेंट आई थी, उसके काफी बहुत जल्द ये असम्पशन क्रैक हो गई थी कि वहां पे लॉजिकल रैशनल प्लेयर्स हैं। सही है। और जब ये असम्पशन क्रैक हो जाए तो ये कहना कि एक ऐसे जो लोग अभी तक एविडेंस ढूंढ रहे हैं, उसकी तलाश कर रहे हैं कि पहलगाम में हुआ क्या, हम सबको ये पता है कि क्या हुआ कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर जो कि इंडिया क्लेम करता है उसका इंटीग्रल पार्ट, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि वो एक डिस्प्यूट है जिसको वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ। तो यू नो दैट्स द रियलिटी ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प। ये अपनी इमेजिनेशन तो नहीं बता रहे। सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसका रिजॉल्व करने का इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक तरीका है। हाँ। इंडिया ने वो तरीका तो नहीं फॉलो किया। ये कहना कि हमने ये कह दिया ये हमारा है, अब ये हमारा है, तो आप चौधरी भी नहीं है, आप में तो चौधरी होने की औकात भी नहीं है, क्योंकि आप तो अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। आई वांट टू गो इनटू दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज। ऑल आई एम सेइंग इज दैट इफ यू वांट टू, इफ यू थिंक यू हैव द, मतलब अगर आप ये समझते हैं हाँ। कि आप किसी की रिस्ट्रेंट का, किसी की जिम्मेवारी का, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी का, किसी का ये अंदाजा होना कि हम एस्केलेशन लैडर पे ऊपर नहीं जाएंगे, उसकी वजह से आपको 2019 में जवाब ऑफेंसिव में ना देना, बट अपनी एबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ आपने बावकार करना, हाँ। आपके लिए काफी नहीं था। और आपको घर के अंदर आके मारना था, हर दफा कुछ छोड़ के जाना था। आपके घर के अंदर स्ट्राइक्स हो गई, आपको पता चल गया, आप सीज फायर के लिए सीज फायर, अब सीज फायर को जब कहा जा रहा है कि जी ये तो गलत कहा, आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग, अब वो ये कह रहे हैं, ट्रम्प भी झूठ बोल रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो भी झूठ बोल रहे हैं। हाँ। कि हमने तो अग्री नहीं किया कि हम डायलॉग प्रोसेस का हिस्सा है। तो कुछ तो हुआ होगा कि आपको 3 घंटे के अंदर अंदर, हाँ। और शायद आपको प्रोटेक्शन मिल रही है इस वक्त उसकी, यू नो व्हाट आई मीन, कि हमें ये नहीं चाहना चाहिए। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान ने अपनी तमीज, हाँ। जज्बा भी दिखाया और तमीज भी दिखाई है, यस, जिम्मेवारी भी दिखाई है, कैपेसिटी भी दिखाई है, कैपेबिलिटी भी दिखाई है, विल भी दिखाई है, सब कुछ हमने जो दिखाना था दिखा दिया। आई थिंक वी शुड सिट प्रिटी नाउ। हमें कोई चेस्ट थम्पिंग करने की जरूरत नहीं है, उनको किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हमारे फायदे में यही है कि अगर वो रैशनल लॉजिकल नहीं है तो हम हमेशा रैशनल लॉजिकल रहें। और जो हमने इस वक्त पाकिस्तान का चेहरा दुनिया को दिखाया है, हाँ। उससे हमें दुनिया में इज्जत भी मिली है, जगह भी मिली है। और जो तमाम की तमाम मोदी जयशंकर डॉक्ट्रिन थी कि कोई इक्विवेलेंस नहीं होगी, हाइफिनेशन नहीं होगी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प हर अपनी स्पीच में पिछले 3 दिनों से हाइफिनेट कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान को, वो ये कहते हैं कि जी हमने ये करा दिया है, पूरी दुनिया में मोदी गवर्नमेंट ने करा दिया है कि एक कश्मीर अब डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। अब जब पूरी दुनिया में ये दोबारा एहसास हो गया है कि कश्मीर का डिस्प्यूट इज द रीजन फॉर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इन साउथ एशिया, किस क्यों हमारे मौक़िफ़ की। तो ऐसा से समटाइम्स यू होप कि पिछले 10 साल से हम पूरी दुनिया में अगर ये कह रहे थे कि जो दुनिया ने इंडिया को इम्प्यूनिटी दी है बिकॉज ऑफ इट्स रोल एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडो-पैसिफिक स्ट्रेटजी, वो इम्प्यूनिटी हमारे खित्ते पे बहुत भारी पड़ रही है और भारी पड़ेगी। सही है। और हम दुनिया को ये कहते थे कि इंडिया को जो आपने रोल दिया उसकी वजह से उनका जो रोग एटीट्यूड है, जो की बेलिगरेंस है, उसकी वजह से पूरे खित्ते में एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है। अब इंडिया ने हमारे कहने को प्रूव कर दिया इन सब में। सही। बट हम फिर भी ये कहेंगे हाँ। कि पाकिस्तान मस्ट ऑलवेज अनअपोलोजेटिकली सीक डायलॉग, सीक नेगोशिएशन एंड सीक अ रोड टू पीस। और पीस वो कैसा होना चाहिए जो देर तक पीस हो। एक क्विक कमेंट अगर इसमें भी कर सकें, जो कि ज़ाहिर है आपने मतलब आपने खारजा उमूर का दफ्तर संभाला है, तो अब सारा टर्की मतलब आर यू लाइक प्लेजेंटली सरप्राइज? वो ठीक है कि हमारा मामला हमेशा उनसे अच्छा रहा है, लेकिन अगेन इस महाज पे यानी खास पे ऐसे माहौल में कि जब एक शोर ये भी होता था कि आइसोलेशन में है, पाकिस्तान तना रह गया है, कोई बात नहीं करता, कोई क्यों इनके लिए आवाज़ उठाएगा, एक क्लियर पोजीशन ली, क्या आप इस पर क्या कहिएगा टर्की के हवाले से? देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि पाकिस्तान माशाल्लाह आज तक कभी आइसोलेशन नहीं रहा। अगर आप मल्टीलैटरल मतलब लोगों को ना, आई लाइक इट हाउ वी लाइक टू बीट आवर ओन कंट्री,
हमें पर शौक होता है। मैंने कभी जिंदगी में ना ऑपोजिशन में ना गवर्नमेंट में आइसोलेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्योंकि ये एक, let me call it a stupid word to use for a country like Pakistan, which continues to win a seat in the Security Council every 8 years. मतलब how stupid do we have to be as a nation to call ourselves that? मतलब आप देखें तो सही, आप क्या करें, कितने लोग सिक्योरिटी काउंसिल में जो हम नॉन ऑब्वियसली परमानेंट मेंबर की सीट जीतते हैं, वो कितने लोगों के वोट से जीतते हैं वसीम साहब? मतलब आप मल्टीलैटरल दुनिया में पाकिस्तान पूरी G77 को लीड करता है, डेवलपिंग वर्ल्ड का स्पोक्स पर्सन होता है। आप न्यूयॉर्क जाएं एज पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर और द चेयर ऑफ द फॉरेन रिलेशंस कमेटी, और एज अ नॉर्मल पाकिस्तानी न्यूयॉर्क में आप यूएन की बिल्डिंग अटेंड करें, आप एंटर करें, तो आपको अपनी औकात पता चल जाती है, जो कि बहुत बावकात, बिकॉज आपके स्पोक्स पर्सन, आपकी जो फॉरेन ऑफिस है, जो लोग हैं, they have done a fantastic representation for this country, even when this country hasn't provided them space to be able to do it. तो अब तो आपने उनको स्पेस दी है, आपने उनको एक स्पेस, उनको शायद 3 डेकेड में नहीं मिली थी, तो watch them perform. अल्हम्दुलिल्लाह। एंड द फैक्ट कि अमेरिका का भी कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया कि जिसमें लगता हो कि टिल्ट भारत की तरफ है या पाकिस्तान की तरफ, ये भी एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी मोदी रिजिम के लिए। ये क्या हो चुका, बहुत ही अपने एक जोन में होते हैं ना वो। तो देखें, ये उनकी ख्वाहिश थी और हमने स्टूपिडली उन्हीं का लफ्ज अपने लिए अडॉप्ट कर लिया, कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे। और मैं अगर आपको ये कहूँ कि 2019 में, बिकॉज वी आर ट्रेन टू लुक एट द फाइन प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा, राइट। अब 2019 में जब इंडिया ने एक इलीगल यूनिलैटरल ऑब्वियसली है ही है, इलीगल स्ट्राइक की, जो कि वो ऑथराइज नहीं थी करने के लिए, उन्होंने स्ट्राइक की पाकिस्तान के अंदर, बालाकोट स्ट्राइक। उस वक्त अगर आप दुनिया की स्टेटमेंट्स उठा के देखते तो दे वर शॉकिंग फॉर अ पर्सन लाइक मी, कि दुनिया ने उसको ऑलमोस्ट जस्टिफाई करने की कोशिश की एज सेल्फ डिफेंस। कई लोग मुल्क थे जिन्होंने बहुत तेजी से पाकिस्तान का साइड ली, और बट उन्होंने एक एक्सेप्टेबिलिटी बना ली थी इंडिया ने। और अब 2025 में यकीनन स्केल ज्यादा था, 9 स्ट्राइक थी इंस्टेड ऑफ 1, बट प्रिंसिपल तो वही वाली तोड़ी। आपने दुनिया की स्टेटमेंट में क्या इंडिया के लिए वही प्यार, मोहब्बत, जज्बा देखा? बिल्कुल भी नहीं, जो आपने 2019 में देखा। नहीं, उसके करीब भी नहीं उसकी कोई वजह होगी ना जी। हाँ। उसकी वजह आपकी सफारतकारी भी है, जो आपकी दुनिया में पूरे कैपिटल्स में, उसकी वजह इंडिया की व्हाट आई वुड से अग्रेसिव कंसीट, ऑलमोस्ट सही है, मतलब एक कंसीट जो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाई है। हाँ। और उसकी वजह इंडिया की इलीगल एक्ट, जो कि उन्होंने जूरी एग्जीक्यूशनर खुद बन के कनाडा में भी किए हैं। जब आप समझते हैं कि आप इतने पावरफुल हो गए, आई थिंक इंडिया को अगर कुछ करना चाहिए तो नॉर्थ की तरफ देखना चाहिए। एक हमसाया मुल्क है हमारा चाइना, और कैसे उन्होंने अपनी पावर प्रोजेक्शन की, और अभी भी नहीं करना चाहते। वो पावर को पहले आप इस लेवल पे बिल्ड करना चाहिए आपको। एंड दिस वाज द लेसन पाकिस्तान शुड आल्सो लर्न। इस वक्त हमें अंदर की तरफ देख के इस मौके को इस्तेमाल करना चाहिए टू कंसोलिडेट आवरसेल्व्स इंटरनली, सही, बोथ एज अ नेशन एंड एज एन इकोनॉमी। अब जरा मुझे ये तो नेशन और इकोनॉमी इकट्ठे चलता है, बिल्कुल अलग नहीं चलता। और फिर 10 साल हमें प्रोजेक्शन करते हुए ना भूल जाना। एबिलिटी टू डिफेंड आपने दुनिया को दिखा दिया। हाँ। आप वसीम साहब माने, आई कांट टेल यू टू व्हाट एक्सटेंट दुनिया में इस वक्त रीराइटिंग हो रही है अबाउट ओवरऑल असेसमेंट ऑफ ये जो कन्वेंशनल सुप्रीमेसी का दावा इंडिया का से ज्यादा दुनिया ने उसको ये दिया हुआ था। दिस वाज कंसिडर्ड टू बी अ गिवन, अनक्वेश्चनिंगली। तो ये जो सारा जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इंडो पैसिफिक आर्किटेक्चर, सब कुछ इस वक्त इट्स कम फ्लक्स में हो गया। किसकी वजह से? इंडिया के अपने एक्शन की वजह से। स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, इफ जो हम कहते थे ना इंडिया को मोदी साहब डैमेज करें इंडिया को इंटरनली, वो इंडिया की ने अभी देखे, अभी नहीं मानेंगे, बट हिस्ट्री आराम से दिनों में नहीं होती। हिस्ट्री का जज इवेंचुअली हिस्ट्री बुक्स में होता है। तो जो इंडिया का एक इल्यूजन थी ऑफ देयर पावर, ऑफ देयर डेमोक्रेसी, ऑफ देयर सेक्युलरिज्म, उन्होंने हर चीज को, सेक्युलर इल्यूजन को पहले खुद ही तोड़ा, डेमोक्रेटिक इल्यूजन को भी काफी हद तक तोड़ा,
इंस्टीट्यूशनल इल्यूजन को भी तोड़ा, बट एक वो जो आखिरी रह गई थी पावर की इल्यूजन, वो भी बड़ा गर्क हो गया, अपने हाथों से कर दिया। अभी जरा ये तो मुझे बताएं, जरा ये समझाएं कि ये क्या हुआ है। अभी मैं बल्कि चाहता हूँ व्यूअर्स को भी जरा एक लम्हे को दिखाऊं, वो मीडिया इंटरेक्शन हमने आपका देखा है, और अब वहाँ पर आपके साथ पाकिस्तान में शहजाद भी थे और वहाँ से इंडिया से दोस्त थे, बरखा दत्त थी। हम मेरा एक ख्याल था, मेरी राय गलत साबित हुई कि वो कुछ सेल्स में से एक मुझे रिलेटिवली लगता था उनका मामला। वो एक ये पहले दिखाएगा नाज़िम हिना रब्बानी खर साहिबा थी उस प्रोग्राम में और बाकी लोग, और मतलब एक सीरियस लेवल पे एक बात हो रही है। एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक सहाफ़ी है, एक सीरियस मौजूद पे बात हो रही है, और आप जरा हरकतें देखें जरा कि क्या थिएट्रिक्स और क्या हो रहा है, जरा दिखाइएगा। Pierre, I had really expected and hoped that we could have a discussion which was about the future of this region. Okay, I had really hoped that we could have a discussion about what holds for these 1/5 of humanity, which is currently hostage to an extremist, sort of mind-boggling, outside of the purview of the theatrics are very unnerving to me. So if you can just pause your faces for a little bit, it would help. Well, Hina, tell me how you see the future. Hina, how do you see the future? We tend to be honest people, and we tend to want to correct some of the miscommunication. But I just want to say that in this time when India is galloping towards extremist thought process and really snuggling very close to making India, which was in India I respected, अब नाज़रीन, इसमें नीचे अगर कोई बाहर के व्यूअर्स हो ना और उनको ना पता हो कि पाकिस्तान के नुमाइंदे इसमें कौन है, इंडिया के नुमाइंदे कौन है, तो मैं कहूँगा कि नाम लिखने की जरूरत नहीं है। जो 4 मेहमानों में से 2 सबसे छिछोरे नजर आ रहे हैं वो वहाँ के हैं, और जो 2 इंसानों की तरह बैठे हुए हैं पाकिस्तान के। और इनमें कोई जज्बात में नहीं कह रहा है बात, मतलब भाई एक सीरियस फोरम पर एक बात हो रही है, एक हंसे आ रहा है, हाँ, कोई जोक नहीं मार रहा है। आप यू हैव ऑल द राइट टू डिसएग्री, व्हाई नॉट, यू हैव ऑल द राइट टू हैव योर ओपिनियन। एक शक्लें बना रही हैं, आंखें घुमा के, एक हाँ वो किया जा रहा है। अब ये हिना, यानी मुझे वाकई बड़ा गुस्सा आया है देख के, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ फैक्ट कि भाई मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से और आप लोग का पाकिस्तान है, लेकिन ये क्या बेवकूफ़ी है। और ये अर्नब गोस्वामी नहीं कर रहा है, वो तो जिस दिन इंसानों की तरह बात करने लगेंगे मुझे उस दिन हैरत होगी कि इनको क्या हो गया, तबियत ठीक है इनके, ये बरखा दत्त कर रही है। और वो दूसरा वो जो भी है पता नहीं, जो भी हंस रहे थे हाँ ही कर, तो ये अब ओवरऑल सोसाइटी का वहाँ बेड़ा गर्क हो गया है, या ये प्रेशर में होते हैं लोग पॉपुलर ओपिनियन देने के, या क्या मतलब वो अपनी बात तो इन छिछोरी हरकतों के अलावा भी हो सकती है। ये हुआ क्या है आपका, इसमें क्या एनालिसिस है ना साहिबा? देखिए मेरा एनालिसिस सिंपल है। मैंने तो पहले भी एंड फ्रैंकली स्पीकिंग व्हेन आई वाज इनवाइटेड टू स्पीक हियर, मैंने उनको ये एग्जांपल दे के कहा कि देखें ये बीबी ने कराची पोर्ट में अटैक करा दिया था। कराची पोर्ट की अटैक की बात, तो आई डोंट अपेयर विद दिस क्वालिटी ऑफ पीपल, यू नो, आई एम वेरी वेरी डिसर्निंग इन दिस। तो मुझे बताया गया कि नहीं, वी तो वांट टू टॉक अबाउट एग्जैक्टली दैट टाइप ऑफ अ थिंग, इन्फॉर्मेशन कि इन्फॉर्मेशन कितना गलत हुई है, डिसइंफॉर्मेशन हुई है। और दूसरा बताया गया मुझे दो बाकी पीस लविंग पीपल आ रहे हैं, so you know that's fine. But the interesting part is that after that I had a signal problem and something, you know, the debate had already ended and I actually by the time I got back they said कि जी वो तो हमने खत्म कर दिया. Okay. And this, so उनको अपना glory, you know, moment in the sun मिल गया, उन्होंने पूरी दुनिया में कि जी भाग गई. But you know, Wasim Saab, I don't think we are, it's not our caliber to respond to this type of jingoistic, ultra-nationalist, extremist, crazy, lying, obnoxious mindset that has been percolated by an extremist Hindutva party in India. ये हुआ है, मैंने इन सबको अपनी आंखों से देखा। मैंने बरखा दत्त को इंटरव्यूज दिए हुए as foreign minister. मतलब yes, she was always very combative and a little bit over hyper, but with the same sort of normalcy, decency के साथ एक precisely we have all the right to have an opinion. हमें वो opinion पसंद नहीं आएगा, लेकिन उनकी मर्जी है बिल्कुल। लेकिन ये जो बदतमीजी ये क्या है? इंटरव्यू से पहले भी ये कहा था कि what is imploded is not just the Rafale jet but also Indian society in front of the world. मतलब जो आपने implosion of Indian society देखी है और जो आपने impact देखा है, एक extremist मुल्क, एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी ने जब एक मुल्क, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक मुल्क का बागडोर ले ली, तो उन्होंने वहां पे कोई स्पेस नहीं की हर किसी को उनके साथ एक्सेप्टेबल होने के लिए। आपने देखा कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो भी सही रिपोर्ट कर था, द वायर आई बिलीव वाज टेकन ऑफ, उनको बैन कर दिया था। जी। तो एनीवन
जो कुछ गलत, जो कुछ सही कहने का या बल्कि अगर वो मेरे पास हो तो दिखाइएगा। उनके वो है हमारे एनडीटीवी का वो जो रिपोर्टर कह रहे हैं कि फेक न्यूज ऑन एयर कराते हैं और फिर कहते हैं क्या, मतलब ये हुआ कि वो उनके एक रिपोर्टर, उनको नहीं मालूम था कि माइक ऑन है, तो उस रिपोर्टर ने कह दिया और वो ऑन एयर चला गया कि वो रिपोर्टर गुस्से में कह रहा है कि मुझसे पहले कहते हैं खबरें दो, फिर फेक न्यूज, फिर कहते हैं फेक न्यूज दे दिया। अगर है दिखाए जरा एनडीटीवी का वो हमारे पास शॉर्ट है तो दिखाइएगा। अच्छा अभी नहीं हमारे पास, ठीक है सर। तो चलें ये थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हिना रबानी खर साहिबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन ये सारा मामला हुआ, शहजाद थे हमारे दोस्त, बहुत अच्छी तरीके से ज़ाहिर है वो अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं। उन्होंने फिर बाद में इस बात में जवाब दिया और वो ज़रा वो भी मंजर देखे, फिर हम ज़रा शहजाद भी हमारे साथ उनसे बात करते हैं, दिखाइएगा ज़रा। First of all, for an international audience, I think it's quite clear to see, compared to Hina Rabani's poise and grace, Barkha Dutt's theatrics, I think nothing has gone down faster than a Rafale and Barkha Dutt's credibility throughout this entire process. She first reported about Karachi port. Except the F-16 that India shot down, the naval bases that were demolished. No answer. Barkha, you're welcome to make a million expressions while I talk, but you will let me finish. It is rather sad to see a once credible journalist getting reduced to Arnab Goswami in a Don't need certificates. Don't need certificates from members of a terrorist state. All right, let's quote you then. Barkha Dutt 15 years ago said, Ranveer, you can bring your pictures any day that you want. I'll come to your facts and figures. But let me just quote Barkha Dutt on this. 15 years ago, the same Barkha Dutt said that the prejudiced administrative and political system is not letting her name that the Prime Minister of India right now, Narendra Modi, is attacking Muslims. अब नाज़िर इसमें एक तरफ बात है, लॉजिक है। मैं अगेन मेरा इतना बड़ा दिल है कि मैं कह सकता हूँ कि भाई आप लोगों को पूरा राइट है, आप किसी की भी लॉजिक से एग्री करें, कोई मसला नहीं है। यानी बरखा दत्त को पूरा ओपिनियन है कि उनका ओपिनियन हो जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, राइट है उनका, कोई मसला नहीं। लेकिन बात का जवाब बात से दिया जाता है, बात का जवाब छिछोरपन से नहीं दिया जाता, बात का जवाब फैक्ट से दिया जाता है। F-16 भाई किधर है वो F-16? ये तो आपके स्टेट ने भी क्लेम नहीं किया है। आपके वो जो तर्जुमान से भी पूछा गया कि भाईजान हमने पाकिस्तान का क्या नुकसान किया है, तो पता नहीं क्या उन्होंने क्या चाय पी थी या जो भी पिया था कि वो कह रहे हैं कि अभी तो जंग चल रही है ना। भाई जंग नहीं चल रही, सीज़फायर हो गया भाईजान। वो कह रहे हैं अभी जंग चल रही है ना, बता नहीं सकते कितना नुकसान किया और कितना नुकसान हुआ है। जरा वो दिखा देना, पहले वो भी दिखा दें। Can you give a number of assets we lost? Because there's been a lot of speculation going on. International media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been down. I guess that question is for me. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? If I comment on anything, it will only be advantage adversary. तो वो तो ये तो उन्होंने समझे कि माना है कि राफेल गिरा है, और फिर उनसे पूछा गया कि हमने क्या गिराया, तो उन्होंने कहा वो भी नुकसान की तफसीलात नहीं बता सकता अभी। तो ये तो आपकी स्टेट ने भी पोजीशन नहीं ली है कि आपने F-16 F-17 गिराया। शहजाद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई एम ग्लैड आपने जिस तरीके से तमीज़ तहजीब के साथ लेकिन बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। लेकिन ये ऑनेस्टली, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, आप लोगों की फॉलोइंग है, हम देखते हैं यहाँ से भी मीम्स बनी है, वहाँ से भी। अच्छा, एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके किरदार की हम भी तारीफ नहीं करेंगे, डिफेंड नहीं करेंगे, लेकिन जब आप कमेंट करते हैं तो एक बतौर मजमूई रवैये पे बात करते हैं। वहाँ बरखा दत्त जैसे लोग ऐसे हो गए तो अर्नब जैसे लोगों की तो फिर बात ही छोड़ दो। तो हमारे यहाँ कम से कम ये नहीं हुआ है। मीम्स में भी वो एक गालम दौलत वाला लेवल बतौर मजमूई नहीं है, एक्सेप्शन होते हैं। ये क्या हुआ है? आपके ख्याल में पूरी सोसाइटी वहाँ की ये उसमें एक्सट्रीमिज्म आ गई है इस मोदी रिजीम के बाद? ये मेरा एक्चुअल सवाल है, व्हाट हैज वेंट सो रॉन्ग विद दिस मीडिया, विद दिस सोसाइटी? ये हुआ क्या है? ये अस्सलाम वालेकुम वसीम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ये तो फिर एक लंबी गुफ्तगू है कि किस तरह द इंडियन माइंड हैज बीन हाईजैक्ड बाय हिंदुत्व एंड देयर फिलॉसफी। और अगर सिर्फ बरखा दत्त ने जो किया है कल उससे बात करें, आपकी तो वाबस्तगी है इस शोबे के साथ, तो आप थोड़ी अपनी जो कोताहियां हैं उनको तस्लीम कर रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है। लेकिन मैं यहाँ पर जो पाकिस्तानी मीडिया का एक नाकदीन रहा हूँ, खुलकर कहना चाहूँगा कि दिल में सच में इज्जत बढ़ गई है पाकिस्तानी मीडिया के लिए कि हम जितना चिल्लाएं, जितना एक दूसरे को बुरा भला बोलें, फिर दोस्त आपा जितने लोगों को चमाटे मार दें आकर, कम अज कम इतना हम कभी नहीं गिरे, इतने तो रफाइल नहीं गिरे थे जितना मोदी मीडिया गिर चुका है। हम ये बोल सकते हैं कि जलसे पे 5 नहीं 500 लोग हैं, पर ये किसी ने कभी नहीं रिपोर्ट किया कि जलसे पे बम फट चुका है और बाद में जाके देखो तो कुछ भी नहीं हुआ। तो थोड़े लेवल पर जिस तरह हमने देखा है कि झुकाव हमारी सियासत में या हमारी सहाफत में आया है, कुछ खौफ की वजह से, कुछ शौक की वजह से,
तो हिंदुस्तान में भी इसी तरह हुआ है कि जो पॉपुलैरिटी है और वो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की बिना पर है, उसके साथ साथ एक मॉब आ जाता है। आपको भी, मुझे भी सोशल मीडिया पर जब किसी सियासी पार्टी की तनकीद हो तो जिस तरह की बातें करते सुनने को मिलती हैं, आप कितना ही वक्त वो बातें सुन सकते हैं। तो बरका दत्त 2018 में काउ टेररिस्ट बोल रही थी बीजेपी के लोगों को। काउ टेररिस्ट जैसा लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया बीजेपी के लोगों के लिए। ये खुद जिस तरह मैंने उनको उस वक्त कॉर्नर किया कि आप पाइप पे चढ़कर भागी थी बीजेपी की मॉब के साथ, आज आप उसी गोदी मीडिया की स्पोक्स पर्सन बनी हुई हैं। तो माहौल ऐसा बना दिया है इंडिया में कि अगर तो आप पार्टी लाइन नहीं टो करेंगी या करेंगे तो आप दुश्मन हैं, आपको सोशल मीडिया पे गालियां भी दी जाएंगी, आपको जो व्यूज मिलने हैं, यूट्यूब डॉलर्स मिलने हैं, वो भी नहीं मिलेंगे। तो उसकी वजह से वी सीन अ कंप्लीट कैपिचुलेशन ऑफ द इंडियन मीडिया कि जो मीडिया के बेसिक असूल हैं, एंड आई डोंट वांट टू एग्जैजरेट दिस बिकॉज इंडिया में लेफ्ट है, न्यूज़ लॉन्ड्री जैसी पब्लिकेशंस जिन्होंने वाकई बहुत अच्छा काम किया है, खुलकर सच बोला है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में जो चीज़ें हमारे सबसे ज़्यादा सामने आई हैं, वो जो वन पेज था कि इंडियन मिलिट्री, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया जिस बगैरती के साथ खुलकर उन्होंने झूठ बोला, ये जानते हुए कि हम झूठ बोल रहे हैं, सुबह कोई ना कोई तो कराची से लाइव करके बता देगा कि पोर्ट यहीं पर है, और आज तक झूठ बोल रहे हैं। पियर्स मॉर्गन के शो पे आकर बरका दत्त ने बोला कि कराची पोर्ट और F-16 गिरे हैं। इमेजिन अब भी अगर इतनी हरामी से आप लोग झूठ बोल रहे हैं, क्या ही जस्टिफिकेशन हो सकती है इसके अलावा कि आपने फैसला कर लिया है कि क्रेडिबिलिटी बाहर में गई, सच बाहर में गया, ये मेरी ऑडियंस है जिसको मैं जो झूठ बोलूंगी वो मान लेगी, तो फिर जो झूठ बोलना है बोलते रहो। तो देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस और थिंग यू थिंक। तो काफी लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं हमारे कि नहीं जनाब ये ऐसे नहीं है, इतने पागल नहीं है, ये एक जहनियत है कि जनाब वो अपने यानी आज से 15 साल बाद जब ये अपने बच्चों को एक क्लिप्स दिखाएंगे तो उनको असल याद नहीं होगा, उनको यही सब सच लगेगा, उनको लगेगा वाकई कराची पोर्ट तबाह हुआ था, उनको लगेगा वाकई लाहौर पे कब्जा हुआ था, और ये झूठ इतना बोलो कि सच करें। देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैटर। यू थिंक सो? या आपके ख्याल में इतनी अकल नहीं है इनमें कि बैठ के 15 साल बाद की प्लानिंग करें? वसीम भाई, अगर ये पुरानी बात कर रहे होते, मुजीबुर रहमान शामी ने जाके ज़ियाउल हक के साथ इसी तरह की बात की थी, इधर तुम का भी जो जुमला है वो तो अखबार में छपा था, कहा नहीं गया था, पर आज तक हमारी सच्चाई वो है। फिर सोशल मीडिया की अब्बास अख्तर साहब ने सालों बाद कहा कि नहीं जनाब वो ये वाला नहीं, इस तरह नहीं था, लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता, नहीं आपको पता है, मुझे पता है, तो वो उस वक्त ये चीज हो सकती थी कि हम जो लिख रहे हैं वही सच बन जाएगा, जोसेफ गॉबल्स की फिलॉसफी। सोशल मीडिया के दौर में ये थोड़ा मुश्किल हो चुका है मेरी नज़र में। अगर इससे हम एक पॉइंट ऑफ रेलेवेंस हमारी सोसाइटी से देखें तो कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो जानबूझकर झूठ बोलते हैं, जिनको आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अगर हम प्राइवेट में बैठेंगे, उनको पता है वो झूठ बोल रहे हैं, वो सीधा इस वजह से बोलते हैं कि यूट्यूब पे व्यूज आए, व्यूज से हमारा घर चलता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं कि 15 साल बाद लोगों को हमारी स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। समटाइम्स द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज द राइट एक्सप्लेनेशन। यू सी योर व्यूज गो अप एंड यू गिव देम व्हाट दे वांट। अगर सारी आवाम आ रही है और वो कह रही है भाई पिज्जा खिलाओ, तो आप पिज्जा बनाना शुरू कर देते हैं, ये सोचे बगैर के रोज अगर जो पिज्जा खाएगा उसकी हालत मेरी जैसी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू शहजाद। इसमें जरा बैठ के और बात करनी चाहिए कि हुआ क्या। थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल, बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जा रहा हूँ, उससे पहले एक बात अर्ज करूँ, मैंने कम अज़ कम, और मैं ये नहीं कह रहा कोई अगले खुल्लू में, मैं आपसे अपनी राय दे रहा हूँ, मैंने हमेशा एक पैमाना ज़रूर रखा है। बरका दत्त साहिबा के लिए मेरा बड़ा एहतराम रहा है, अब थोड़ा वो एहतराम अभी भी करूँगा, लेकिन उन मानों में नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैंने हमेशा एक उसूल ज़रूर रखा है, इधर अगर मेरी साइड का कोई आदमी है, कोई भी है वो, इधर अगर मेरा वज़ीर आज़म है, इधर अगर मेरा आर्मी चीफ है, इधर अगर मेरा सियासतदान है, और उधर भारतीय सहाफ़ी है, भाई नहीं, मेरे लिए ये क्रेडिबल है, वो कोई भी हो, उस वज़ीर आज़म का नाम कोई भी हो। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। बरका दत्त साहब ने नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें लिखी थी और उसको कोट किया जाता था यहाँ पे। मैं खान साहब का इंटरव्यू कर रहा था ज़माने में, और उन्होंने कोट किया कि देखिए ना नवाज शरीफ का तो ये, और मैं इसमें खान साहब पे तनकीद या नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं समझता हूँ ये मौका ही नहीं है सियासत बात करने, जनरल एक बात करूँ। तो मैंने तब ये बात की थी ऑन रिकॉर्ड कि भाई क्या आपके लिए, ये मैंने जनरली बात की थी, क्या आपके लिए हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म से ज़्यादा एक भारतीय सहाफ़ी ज़्यादा मोतबर है? नहीं, मेरे लिए नहीं है भाई, मेरे लिए नहीं है। चाहे वज़ीर आज़म इमरान खान हो, अगर खान साहब के खिलाफ कोई भारतीय साहब, मैं अपने वज़ीर आज़म, अपने सदर, अपने सियासतदान, अपने आर्मी चीफ को ज़्यादा वक़्त दूंगा किसी भी भारतीय साहब के मुकाबले में। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही वतीरा होना चाहिए, क्योंकि ये असलियत है जो खुलकर आ रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें कोई मसला ही नहीं है कि आपको ओपिनियन हो, हमारे खिलाफ ओपिनियन है, उसमें भी कोई मसला नहीं है भाई, कोई तमीज़ तहजीब तो हो कुछ। एक ब्रेक के बाद ज़रा हम पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में सफ़ीर रहे अमेरिका के, एजाज़ फरीद साहब, उनसे बात करते हैं अमेरिका के नुक्ते नज़र से कि क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या कुछ जो कुछ किया है वो क्या मोदी के लिए परेशान कौन हो गया नहीं, उनसे बात करते हैं।
नाज़रीन, इस सारे मामले में अब हम माने या ना माने, दुनिया का चौधरी अमेरिका है, इसीलिए अमेरिकी सदर का इलेक्शन होता है। हम कहते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी का इंतखाब हो रहा है। हर मामले में चौधरी अमेरिका बनता है फॉर ऑल द रीजंस, राइट रीजन, व्हाटएवर यू कॉल इट। अब हमने देखा है सारे एपिसोड में मज़ेदार काम हुआ। इंडिया के नायब सदर, अमेरिका के नायब सदर अमेरिका के गए हुए थे इंडिया उन्हीं दिनों जब ये सारा मामला हुआ। फिर उन्होंने टीवी पे आगे कहा कि भाई हम कोशिश करेंगे ये मामला हल्का हो, लेकिन मैं इनको नहीं कह सकता, मैं इंडिया को नहीं कहता कि यार हथियार रखो, पाकिस्तान को भी नहीं कहता हथियार रखो, इट्स नॉट ऑफ आवर कंसर्न। फिर हमने देखा कि सीज फायर हुआ, अमेरिका की वजह से हुआ, ट्रंप ने उसका क्रेडिट लिया, फिर ट्रंप ने उस पर बार बार बात की। और अभी अगर हम एक क्लिप छोटा सा दिखा सकते हैं जनाब, ट्रंप ने पाकिस्तान इंडिया से मुताल्लिक जो हालिया बयान दिया वो क्या था, ज़रा देखें। फिर हम पाकिस्तान के जो सफ़ीर रहे अमेरिका में उनसे समझें कि ये क्या है, यानी ये पाकिस्तान के लिए कामयाबी है, क्योंकि भारत तो इस जोन में था कि इस मामले में तो अमेरिका या चुप रहेगा या उसका साथ देगा। ये क्या हुआ, दिखाएं जरा। My administration successfully brokered a historic ceasefire between India and Pakistan, and I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders. It all stopped. Hopefully it'll remain that way. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? Millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. अब ये गुफ्तगू नाज़रीन आप किसी ऐसे आदमी को बताएं जिसने लफ्ज़ पाकिस्तान ना सुना हो, जिसने लफ्ज़ इंडिया ना सुना, जिसको पता ही ना हो, जिसको पता हो यार इस नाम के कोई दो मुल्क हैं, वो भी एनालिसिस करेगा कि ये दुनिया का एक चौधरी मीडिएटर जो भी दो बराबर के मुल्कों की बात कर रहा है ना, कि अल्फाज का इंतखाब, चुनाव के हम इनसे भी तिजारत करेंगे, इनसे भी तिजारत करेंगे, हमने दोनों को काम आपके साथ तिजारत बंद कर देंगे अगर जंग बनने की, हमने दोनों को काम तिजारत आपके साथ बहुत अच्छी करेंगे अगर आपने जो है वो जंग जो है वो बंद कर दी, हमने दोनों के बाद दोनों बड़े अच्छी प्रोडक्ट्स बनाते हैं XYZ। एजाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। से पहले बताइएगा, ये नरेंद्र मोदी को इस बात पर डिसअपॉइंटमेंट होगी कि यार ये क्या हुआ है, या तो चुप ही रह लेता अमेरिका का, या फिर यानी ये तो बिल्कुल ही क्या ऐसा, यानी अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं तो मैं अपने जज्बात में तो अज्यूम नहीं कर रहा। आप बताइए, आप बहुत रेलेवेंट आदमी, ये वाकई ऐसा है कि ये मोदी का इस तरीके से ट्रीट करना दोनों को, ये ट्रंप का, ये मोदी के लिए हैरत अंगेज और अफसोसनाक होगा? जी शुक्रिया बतावी साहब। एक अगर आपकी इजाजत हो तो एक हल्की सी वजाहत कर दूं पहले, फिर आपके सवाल की तरफ। सेक्रेटरी खारजा रहे हो? जी नहीं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज सुबह से खबर चली ARY में मेरे से हवाले से कि ईरान सरहद पर कोई नया स्पाई पकड़ा गया, वो सही नहीं है। मैंने सारी रिसर्च की है, इंटरनेट पे तो खबर है, लेकिन ये खबर बिल्कुल गलत है। तो हम ईरान एक बड़ा हमारा हमसाया मुल्क है, अच्छा मुल्क है, और मैं खुद उसमें रहा हूँ, तो उसके साथ कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा इसलिए मैं वजाहत कर दूं कि वो खबर बिल्कुल गलत है। ऑल राइट, बिल्कुल सही। जी अब आपके सवाल पे आता हूँ कि मोदी साहब को बिल्कुल हुई होगी डिसअपॉइंटमेंट, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हुई है। मैंने कांग्रेस के लीडर्स में भी देखी है वही मायूसी, क्योंकि इतने सालों से इन्होंने एक पैगाम दिया हुआ था दुनिया को कि कश्मीर का मसला तो खत्म हो गया हुआ है, और मोदी तो खुसूसन कह रहा था कि मैंने तो वो मसला ही खत्म, आगे चलो हो गया, खुसूसी हैसियत खत्म, 370 AC जो खत्म करो, आगे बढ़ो, है ना? जी बिल्कुल। तो अब ट्रंप ने तो बीच चौराहे में लाके खड़ा कर दिया, और वो सही पहुंचा है। यानी इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके जो साथी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने ब्रीफिंग दी होगी कि जनाब ये हर 3-4 साल बाद जो मसला हो रहा है उसकी बुनियादी वजह कश्मीर, इसलिए उसने किया होगा ना, वरना मतलब उसने कहा अजराहे यानी मजाक कह लें कि जी 1500 साल से ये मसला हल नहीं हुआ। हाँ। तो अब इंडियंस जो हैं वो उनको समझ आ गई कि ये तो दो चीजों पे फंसे हुए। हाँ। एक तो उन्होंने कहा था कि हम बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि 3 चीजों। एक तो इंडियंस ने कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे, 9 साल से नहीं कर रहे। दूसरा उन्होंने कहा कि हम थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहते, वो भी ये मेज पर ले आए। और तीसरा ये कि कश्मीर के मुतालिक तो वो सोच भी नहीं सकते थे ना। हाँ। तो यकीनन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, बल्कि उससे ज्यादा हिंदुस्तान की आवाम डिसअपॉइंटेड है मोदी से। अब वो खसियानी बिल्ली खंपा, और वो थोड़ा सा अपने ही यानी
ऑल्सो मोदी बिकेम अ विक्टिम ऑफ हिज ओन क्रिएशन इन द सेंस कि उसने इतना नैरेटिव बना दिया था अपने मीडिया में कि ओ भाई दुनिया का सारी दुनिया हमारी साथ, सारी ताकत हमारी साथ, हमारी फौज बहुत बड़ी, हमारा बजट बहुत बड़ा, हमारी इकोनॉमी बहुत चीज, सामने सब ठुस है, उधर राफेल गिरे, इधर ये हुआ, इधर ये हुआ। तो वो उसने अपना जो पूरा नैरेटिव बनाया हुआ था वो उसी का असीर हो गया बाद में एजाज साहब। जी जी बिल्कुल असीर हुआ। और ये जो पूरा उसने इतना, आपने बिल्कुल दुरुस्त उसको कहा, उसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट भी बढ़ी है। और दूसरा ये इन्होंने ना, चूंकि इनका डिफेंस बजट अगर आपको याद हो तो $80 बिलियन से ऊपर चला गया था, तो ये इनको ये जोन पैदा हो गया था। 6 साल पहले भी इन्होंने कहा था अगर रफाइल होता तो फिर हम इसको ये भी कर देते थे। तो ये जो जोन था ना तकब्बुर, वो अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। तकब्बुर बहुत खतरनाक चीज है। तो पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। और जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, वैसे मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया वो मेरी और आपकी तवक्कुआत से भी कहीं ज्यादा, ऑनेस्टली यस सही बात है, ठीक बात, आई एग्री। खुसूसन पाकिस्तान एयरफोर्स जिससे मेरा भी थोड़ा सा ताल्लुक है, इट मेड मी सो प्राउड, क्योंकि उन्होंने मल्टी लेयर्ड अटैक किया। यानी खाली ये नहीं कि जहाज चला गया बेचारा अकेला पायलट, नो, वो एवेट से भी ले रहे हैं इंटेलिजेंस, नीचे से भी ले रहे हैं इंटेलिजेंस और लॉक कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इन्होंने पाकिस्तान का नाम रख लिया, लाज रख लिया। और आज वजीर आजम ने कहा कि ये हमारी आंख के तारे हैं। बिल्कुल हमारी आंख के तारे हैं, इन्होंने हमारी इज्जत भी बचाई है और हमारा लिए बड़ा अच्छा किया। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अमेरिका से अब इनकी जान कैसे छूटे, उसको इनकार करते हैं तो आपको पता है वो तो बड़ा मसला है, फिर मसला आता है। तो वो थोड़ी नाराजगी से ही करेगा। उसने तो रूबियो की ड्यूटी लगाई है कि भाई तुम जाओ जरा डिनर पे ले जाओ इनको। तो इतना आसान नहीं होगा इनके लिए। और दुनिया भी बाकी देख रही है। आपने देखा फौरन ही सऊदी क्राउन प्रिंस ने भी कोई बात दोहराई। उसने कहा भी कि नहीं, इनको बातचीत करनी चाहिए, मसला हल करना चाहिए। तो हिंदुस्तान ने बहुत ही अनरीजनेबल पोजीशन ली हुई है कि बात ही नहीं करनी। यानी मैंने आज तक कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखे जिसमें वो कोई कहे मैं बात से भी इनकारी। इवन अब पुतिन और ज़ेलेंस्की भी मिल रहे हैं, वो भी बात करने के लिए तैयार हो रहे। तो आप किस किस्म की, मतलब है ये रविश है 9 साल से, तो हर महाज में पछपाई। अच्छा, और एजाज साहब ये तो समझाइएगा, इस पे थोड़ी सी बात आपने की भी है, यानी वही मोदी जो कि पाकिस्तान में उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे और वो घर तक चलकर आता है, तो यानी उसको पाकिस्तान में इस एंगल से लिया गया कि यार आप क्या, व्हाई आर यू बीइंग सो काइंड टू हिम। उस वक्त की ज़ाहिर है वो जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो भी ज़्यादा खुश नहीं हुई इस बारे इस चीज़ पे, क्यों कहा गया जनाब डिप्लोमेटिक नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए। लेकिन मैं इस दूसरे एंगल से इस पर पूछूं कि यानी वो अगर इस जहनियत का आदमी था वो, तो इसने ये इकदाम क्यों किया, या वाकई वो सिर्फ एक पर्सनल ताल्लुक पे था। यानी फ्रॉम दैट मोदी टू दिस मोदी, ये क्या है जरा, ये दोनों ऑप्टिक्स तो मैं समझाएं कि एक तरफ वे मोदी है जिसको हर बस मौका चाहिए रगड़ने का ताकि अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन में अच्छा हो, वही जो है वो उसके घर तक आ रहा है पाकिस्तान के वजीर आजम। ये क्या है ये, आप सेक्रेटरी खारजा थे, आप जरा समझाएं। मैंने एक बार जो उस वक्त हिंदुस्तान के सफीर थे यहाँ पे, तो मैंने हाल ही में कहीं बाहर मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि ये मोदी साहब क्या कर रहे हैं। उस वक्त तो ये कर रहे थे, तो अभी ये कर रहे हैं। तो कहने लगा कि मोदी साहब ने उस वक्त, ये उनकी राय मैं बता रहा हूँ आपको, कि उस मोदी ये समझता था कि जो काम हिंदुस्तान का कोई वजीर आजम नहीं कर सका वो मैं करके दिखाता हूँ पाकिस्तान के साथ। यानी नॉर्मलाइज इन द सेंस कि वो रीजनल डोमिनेंट, यानी अच्छा कि मैं चौधरी हूँ, मैं सबको जरा सही, क्या चल मैं बड़ा बन गया, अच्छा थानेदार बन गया। तो इसीलिए उसने अपनी इनॉग्रेशन में भी सिर्फ रीजन के लोग बुलाए थे ताकि मेरी वो दस्तारबंदी देखें और सारा कुछ। तो उनका उस वक्त ये था। और दूसरा ये है कि जब वो पठानकोट हुआ तो वो डिसअपॉइंट हुआ, तो फिर वो उसने कहा जो मैं वाजपेयी प्यार से नहीं कर सके मैं जोर से करके दिखाऊंगा, अपनी ताकत से करके दिखाऊंगा। ये दूसरे रास्ते पे दूसरी एक्सट्रीम पे चला गया और वो बिल्कुल ही बैकफायर हो गया फिर। जी, तो उसकी वजह से अब मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि फंस गए अपने ही जाल में मोदी साहब। सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी इस बात की, क्योंकि जो अवाम है उनकी वो बड़े गुस्से में भी हैं। और अवाम कुछ बना दिए इन्होंने। मुसलमान को कोई स्पोक्स पर्सन थी, कर्नल के क्या था, उस तक के पीछे पड़ गए। फॉरेन सेक्रेटरी ने अनाउंसमेंट की, ही वाज ए मैसेंजर,
ठीक है जी, उसके पीछे पड़ गए, उसकी बेटी के पीछे पड़, अजीब माहौल बना दिया उन्होंने इंडिया में कि कोई किसी की इज्जत महफूज नहीं। ये आरएसएस क्राउड जो है ये हिंदुस्तान को ले डूबेगा किसी दिन। यानी वही बात जो आग लगाई थी दूसरों को जलाने के लिए, वो अब उसकी तपिश खुद महसूस कर रहे हैं। जो गड्ढा खोदा था दूसरों को गिराने के लिए, अब उसके करीब आ गए गिरने के। ऐसे ही है ना? जा बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपने सही कहा कि अपनी ही आग के वजह से। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्योंकि अब ये जब डेस्परेट होंगे ना, इनको समझ नहीं आएगी क्या क्या करें। हाँ। तो उस वक्त ये कोई भी बेहुदा गलत हरकत कर सकते हैं। तो इस वजह से हमें अभी तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये आपने इसकी तकरीर भी सुनी थी ना, तकरीर जो है उसमें ये इस तरह का बहादुर बन रहा था जैसे मतलब इसने सारा कुछ ठीक किया, और ट्रम्प के और रूबियो के ट्वीट्स का जिक्र ही नहीं किया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और ये मैं बड़ी आजिज़ी के साथ कह रहा हूँ, गुरूर बिल्कुल ना करते हुए, कि भाई अगर बहुत शौक है, हम तो अमन चाहते थे, अमन चाहते रहेंगे। फिर भी अगर आप, तो बस ठीक है, आपने देख लिया क्या होता है फिर। जब जहाज़ गिरता है तो मलबा आता है, और जब राफेल गिरता है तो ज़्यादा मलबा आता है। अल्लाह हाफ़िज़।